हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर टीचर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 9 का वीडियो ये आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हम क्विकली इनका रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है .com डोमेन किसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी किसी डोमेन के अंत में जो जैसे .com लिखा होता है, .org लगा होता है, .net लगा रहता है, तो जो .com डोमेन है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, कॉमर्शियल, कमांड, नेटवर्क या नेशनल। तो जो .com है वो कॉमर्शियल डोमेन के लिए लगता है, यानी जो कॉमर्शियल साइट होती है उनके लिए .com लगता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल क्रोम, याहू, नेटस्केप नेविगेटर और मोजिला फायरफॉक्स। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो गूगल क्रोम है, ये वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर ये वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है। जबकि ये जो याहू है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, याहू जो है ये ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ISP का पूरा नाम क्या है। ISP बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में हमें ये मिल जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बहुत ही ध्यान से इनकी आंसर हमें देखना है। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और अधिकतर एग्जाम में आते हैं और आगे भी आपके चांस रहेंगे इस प्रकार के प्रश्न आने की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ, निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है, यानी कौन सा इनमें से CPU का कंपोनेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। आप सभी जानते हो CPU के 3 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। एक तो ALU होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी होती है। तो यहाँ CPU घटक में अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बाकी में इसमें ये माउस आ गया साथ में, इसलिए गलत है। यहाँ आप देख सकते हो अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट है, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया इसलिए गलत है। यहाँ ये मॉनिटर आ गया इसलिए गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित थे, वैक्यूम ट्यूब, एक मैग्नेटिक टेप, वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम एवं ट्रांजिस्टर, या ये सभी। तो आप सभी जानते हैं जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर है उनमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और साथ ही में उनमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस रूप में डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, यानी वर्तमान में जो डेटा है कंप्यूटर में कौन से फॉर्मेट में संग्रहित किया जाता है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या DPI। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी में। कंप्यूटर में जो डेटा है वो बाइनरी रूप में संग्रहित होता है। बाइनरी की में आप सभी जानते हो केवल 2 ही संख्या होती हैं, उनमें 2 ही संकेत होते हैं, एक तो 0 और 1। केवल इन 0 और 1 के द्वारा ही डेटा संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने की एक तकनीक है। यानी जो टेलीफोन नेटवर्क के जो केबल है उन पर डेटा संचार करके इंटरनेट की सेवा प्रदान करने की तकनीक इसमें से कौन सी है, ट्रांसमीटर, DSL, HHL या डायोड। तो ऐसी तकनीक को हम बोलते हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आप सभी जानते हो DSL है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों का प्रयोग करके उसमें डेटा का संचरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है, असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मध्यम स्तरीय, मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय।
तो जो असेंबली भाषा है वो लो लेवल लैंग्वेज है। कैसी है? निम्न स्तरीय भाषा है। ध्यान में रहे, असेंबली जो भाषा है वो निम्न स्तरीय भाषा होती है। और असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए एक असेंबलर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लिनक्स क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिनक्स क्या है? मेलवेयर है, फर्मवेयर है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप सभी जानते हो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स के तहत निर्मित ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? यानी रैम के द्वारा कौन सी क्रियाएं होती हैं? रीड एंड राइट की, या केवल रीड की, या केवल राइट की, या डिपेंड ऑन कंप्यूटर, या कंप्यूटर पर डिपेंड करता है? तो आप सभी जानते हो कि रैम है, रैम में हम डाटा को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें रीड राइट दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रैम में हम रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ भी है, ये आप पीके रॉयल एसटी डिपोट सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। और टेलीग्राम जो चैनल है मेरा वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारी PDF और क्विज यहाँ इस प्रकार से कराई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में डेटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? यानी जो डाटा स्ट्रक्चर है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनपुट डिज़ाइन में, हार्डवेयर में, प्रोग्राम डिज़ाइन में, या लॉजिक गेट में? तो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो प्रोग्राम डिज़ाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस में निभाते हैं? प्रोग्राम के डिज़ाइन में। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संग्रहण उपकरण है? संग्रहण का मतलब स्टोरेज। कौन सी स्टोरेज डिवाइसेज है? स्टोरेज उपकरण कौन से हैं? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, छिद्रित टेप है, या सभी विकल्प सही है? तो स्टोरेज में ये सभी आएगा। फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी, और जो छिद्रित टेप होती है जिसको, ये सभी विकल्प सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है वो क्या कहलाता है? ध्यान से देखना यहाँ कि असेंबली भाषा को, यहाँ कहा गया है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदले। ऐसा प्रोग्राम कौन सा होता है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? अभी मैंने आपको बताया था कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? असेंबलर की। ये आपको याद रखना है, असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को और मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, कंपाइलर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन यानी पंक्ति दर पंक्ति ट्रांसलेट करता है, उसका अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर है वो तो लाइन बाय लाइन करता है, और जबकि कंपाइलर है वो पूरे पेज को यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है। ये दोनों में अंतर है, कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। हालांकि दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलते हैं, लेकिन कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है और उसमें जितनी भी एरर होती है वो एक साथ में बताता है। और जबकि इंटरप्रेटर है वो पंक्ति दर पंक्ति है, वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है पंक्ति दर पंक्ति, लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट है, कोई भी डाटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड कॉपी, इनपुट, आउटपुट, या जानकारी? तो इनपुट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इनपुट। अगला प्रश्न है, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित है? सबसे छोटे से सबसे बड़े में कौन सा संयोजित है? यानी पहले सबसे छोटी यूनिट, उसके बाद बड़ी यूनिट, ये हमें बताना है। तो आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया जो 4 बिट है, 4 बिट को, जो 4 बिट होती है, 4 बिट को एक बोलते हैं निब्बल। 4 बिट के समूह को एक बोलते हैं निब्बल। और जो 8 बिट है, 8 बिट को बोलते हैं एक बाइट। 8 बिट को क्या बोलते हैं? एक बाइट। और 1024 जो बाइट होती है, 1024 बाइट, वो कहलाएगा 1 किलोबाइट यानी 1 KB। और 1024 किलोबाइट है वो 1 मेगाबाइट यानी 1 MB। फिर 1024 मेगाबाइट है वो मिलकर 1 GB यानी गीगाबाइट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से 1024 जो गीगाबाइट है
वो 1024 TB 1 TB का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये जो फोर्थ है ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि एक जो निबल है उसमें कितने बिट होते हैं, उसमें 4 बिट होते हैं। एक निबल में कितने होते हैं? 4 बिट। यदि यहाँ पे एक बाइट पूछता तो एक बाइट में 8 होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं जबकि एक निबल में 4 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है? मॉनिटर, CPU, फ्लॉपी डिस्क या प्रिंटर? तो CPU है, ये सिस्टम यूनिट का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी दूसरी लाइन में अगली लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ एंटर की का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कुंजी का? एंटर की। एंटर की दबाने के बाद हम न्यू लाइन में एंटर हो सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी कंप्यूटर संबंधित कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर संबंधित अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करें। और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, यानी इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमें बताना है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, ये आप सभी जानते हो, वर्ड प्रोसेसिंग ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्प्रेडशीट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस प्रबंधन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि MS-DOS, जो MS-DOS है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS का नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है। तो MS-DOS है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है, ENIAC, EDVEC, EDSEC कंप्यूटर उदाहरण है। ये जो कंप्यूटर के नाम लिखे हैं ये कंप्यूटर के नाम है और ये कौन सी पीढ़ी की हैं हमें बतानी है। प्रथम पीढ़ी की, द्वितीय पीढ़ी की, तृतीय पीढ़ी की या तृतीय या चतुर्थ? तो यहाँ ये प्रथम पीढ़ी की एग्जाम्पल है पहले। नेक्स्ट है, चुंबकीय टेप के रूप में निर्दिष्ट होती है, यानी जो चुंबकीय टेप है वो किसके रूप में निर्दिष्ट होती है? प्राथमिक स्मृति के रूप में, रजिस्टर के रूप में, कंट्रोल यूनिट के रूप में या माध्यमिक स्मृति मतलब सेकेंडरी मेमोरी के रूप में? तो जो चुंबकीय टेप है वो माध्यमिक स्मृति में आएगी, सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है। नेक्स्ट है, कंपाइलर किसी कंप्यूटर के भाग होता है, यानी कंपाइलर किसी कंप्यूटर के किसका भाग होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, भाषा का या इनमें से कोई नहीं? तो कंपाइलर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। किसका भाग होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसका भाग होता है? सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, नो यूजर या कोई भी नहीं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगल यूजर। DOS है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे केवल एक व्यक्ति कार्य कर सकता है एक समय में। अगला है, CPU निष्पादन प्राय मापा जाता है, जो CPU का एग्जीक्यूशन है वो किस में मापा जाता है? GB में, मेगाहर्ट्ज में, MIPS में या बैंड रेट में? तो CPU जो एग्जीक्यूशन है वो MIPS में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। याद रखना है MIPS का मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट अगला है, IFSC का विस्तृत रूप है, जो बैंकों में प्रयुक्त होता है। IFSC शब्द है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका सही नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और इसके आगे भी वीडियो इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा